व्याकरण को कैसे परिभाषित करते हैं हम देखते हैं। बी संस्कृत में बी उपसर्ग है प्लस आंग उपसर्ग है प्लस क्री धातु में ल्युट प्रत्यय, तब जाके कहीं बनता है व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या शामिल है? बी उपसर्ग प्लस आंग उपसर्ग प्लस क्री धातु और ल्युट प्रत्यय। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22, और उन 22 में से 2 उपसर्गों का प्रयोग व्याकरण में किया गया है, वी, आंग, क्री और ल्युट। किसी भी भाषा को एक क्रमबद्ध रूप में पढ़ना या नियमों में बांधने की इकाई को हम क्या कहते हैं? व्याकरण। कोई भी भाषा हो, जब हम उसे नियमों में पढ़ते हैं या नियमों में बांधते हैं तो वो कहां से? व्याकरण से। व्याकरण हमें सिखाती है किसी भी भाषा को नियमों में बांधना। संस्कृत व्याकरण पर बात करते हैं तो ये नोट करना हो, आप लोग वीडियो रोकाकर नोट भी कर सकते हैं। व्याकरण में वी आंग उपसर्ग है, क्री धातु और ल्युट का ल्युट प्रत्यय है, तब जाकर बनता है व्याकरण। हमने पढ़ा था, आप लोगों ने भी बहुत बार एक शब्द देखा होगा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि है इसकी, हम ये वर्ण कहते हैं। मूलतः भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण। हमने इसकी पहली वाली वीडियो में जो पढ़ा था वो महेश्वर सूत्र, संस्कृत का जो ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत व्याकरण का उद्भव महेश्वर सूत्रों से हुआ, और यहां से अब हम संपूर्ण व्याकरण धीरे धीरे करके क्रम बाय क्रम में पढ़ेंगे। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण। वर्ण का अर्थ क्या होता है? किसे कहते हैं हम? वर्ण। अच्छा, वर्ण भी कहते हैं इसे, और एक नाम और भी दिया जाता है अक्षर। दोनों में क्या अंतर है? मूलतः ये कह सकते हैं हम कि दोनों एक शब्द की ही पर्यायवाची कह लें, लेकिन जब हम अगर आगे पढ़ेंगे तो इन दोनों का अंतर थोड़ी बहुत देखने को मिलता है हमें, और वो भी यहां नहीं। छंदों में जब हम मात्रिक छंद और वर्णिक छंद पढ़ते हैं वहां इन दोनों को थोड़ी बहुत डिफरेंस तरीके से पढ़ते हैं, इसमें दोनों में अंतर मिलता है। लेकिन यहां पर हम मात्र ये मानेंगे कि वर्ण और अक्षर एक है। वर्ण का अर्थ होता है अविनाशी, जिसका विनाश ना किया जा सके, और अक्षर को कहते हैं हम ना क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। संस्कृत जो वर्णमाला है उसमें हम मुख्य रूप से क्या? स्वर और व्यंजन, इन 2 चीजों को हमने देखा था। महेश्वर सूत्रों में जहां से हमें वर्णमाला की प्राप्ति हुई वहां हमें 2 वर्ण मिले थे। कौन कौन से? एक तो स्वर, एक व्यंजन। स्वर कितने मिले थे हमारे पास? आ, ई, उ, ऋषि, लिरि, ए, आय, ओ और अ। ये हमें 9 स्वर प्राप्त हुए थे महेश्वर सूत्रों से। हमने बताया भी था कि जब भी कहीं अगर हमें क्वेश्चन मिले कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है तो हमें स्वर वर्णों की संख्या कितनी है तो हमें 9 ही टिक करना है। हाँ, अगर 9 ऑप्शन में ना हो तब जाके हम कहीं 13 को टिक करेंगे, और उन 13 के अंतर्गत इसमें क्या क्या बढ़ जाता है? बड़ा आ, बड़ी ई, उ और ये दीर्घ, ये 4 वर्ण बढ़ जाते हैं। इससे इनके लिए एक सूत्र भी लिखा था, वो अकः सवर्ण दीर्घ। यदि अक प्रत्याहार के वर्ण अपने सवर्ण के साथ मेल करते हैं तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? एक दीर्घ हो जाता है। अब इन स्वरों का भी डिवाइडेशन है। इन स्वरों में कुछ स्वरों को मूल स्वर के नाम से जानते हैं, कुछ को दीर्घ स्वर भी कहते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से हैं ये? अगर हम मूल स्वरों की बात करें तो आ, ई, उ, री और लिरि, ये जो 5 हैं ये प्रत्याहार में शामिल थे, अक प्रत्याहार में। किस प्रत्याहार में? संस्कृत की अक प्रत्याहार में 5 स्वर हैं। इन स्वरों को हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इन्हें मूल स्वर ही क्यों कहा जाता है? मूल स्वर इसलिए कहा जाता है कि मूल का अर्थ होता है जड़, और ये संस्कृत वर्णमाला की जड़ है।
संस्कृत व्याकरण की जड़ हैं। जो विपुणज स्वर हैं इनसे ही आगे जाके ये स्वर, इन स्वरों की उत्पत्ति हुई है, इनसे ही व्यंजनों की उत्पत्ति हुई है। तो इन्हें हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं। अच्छा, मूल स्वर के साथ साथ इन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। या इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं लघु स्वर, या एक नाम और हम इन्हें दे सकते हैं एक मात्रिक स्वर। इन स्वरों को हम ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वरों के नाम से जानते हैं। मूल स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण की क्या है? जड़ है, तो इसलिए इन्हें मूल स्वर कहा। मूल का अर्थ होता है जड़। ह्रस्व छोटे होने के कारण ह्रस्व, और लघु भी, और एक मात्रिक इनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, गुरु कह सकते हैं, या द्विमात्रिक स्वर। इनमें देखते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और उ, ये ऋषि, ये चारों हो जाएंगे। और फिर ए, आए, ओ और आ, ये वर्ण, इन्हें हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। इन्हीं को गुरु भी कह सकते हैं और इन्हीं को द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। द्विमात्रिक क्यों? क्योंकि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और या फिर ये कह सकते हैं हम कि एक मात्रा की अपेक्षाकृत अधिक टाइम लगे उच्चारण में, उन्हें भी द्विमात्रिक। अर्थात अगर इसे एक मात्रा का टाइम लगता है तो इससे जो दोगुना टाइम लगता है वो किन वर्णों के उच्चारण में? द्विमात्रिक वर्णों के उच्चारण में। तो एक मात्रिक स्वर जिन्हें कितना टाइम लगे? एक मात्रा के उच्चारण में, और जिनमें दो मात्रा का टाइम लगे उन्हें क्या नाम देते हैं? हम द्विमात्रिक स्वर। अच्छा, प्लुत भी होती है अभी, प्लुत स्वर, या इन्हीं को हम नाम क्या देते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर इनकी परिभाषा होती है। ये स्वर कहीं अलग से नहीं होते हैं। जो 13 स्वर हैं ये हैं, इनके अलावा प्लुत अलग से नहीं होते। हाँ, ये इन्हीं दीर्घ वर्णों में लगा दी जाती, पीछे कुछ ऐसे करके लगा दिया जाएगा तो ये प्लुत स्वर का नाम देंगे। इन्हें नाम देते हैं हम त्रिमात्रिक स्वर। अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें 3 मात्रा का समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे आपने लिखा देखा होगा ओम, इस ओ और मां के मध्य जो ये मात्रा लगी हुई है, ये हल जो ये लगा हुआ है, ये क्या है? प्लुत स्वर की पहचान है। अर्थात ये कह रहा है कि जो प्लुत स्वर से कम 3 बार तक खींचना है। अगर हम इसका उच्चारण करें तो उच्चारण होता है ओ, अर्थात इस ओ की मात्रा को खींचेंगे। एक ओ नहीं, कोई भी दीर्घ स्वर हो उसके पीछे लगा दे। जैसे लिख दिया जाए रमेश। अब आपने देखा होगा रमेश के एक ही मात्रा के पीछे ये स्वर लगा हुआ है, तो हम एक ही मात्रा को 3 बार खींचेंगे। अगर रमेश कहीं दूर खड़ा हुआ है और हम उसे बुला रहे हैं, उसे कैसे बुलाएंगे? रमेश। अर्थात इस ई की मात्रा, जो ये एक ही मात्रा है, इसे हम खींचेंगे और यही प्लुत स्वर है। और ये प्लुत स्वर हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं? दीर्घ स्वरों के पीछे लगाए जाते हैं। इनका अलग से कोई रोल नहीं है, अलग से ये कहीं है नहीं है। प्लुत स्वरों को ही हम त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। तो स्वर मुख्यतः 3, ह्रस्व स्वर, इन्हीं को मूल स्वरों के नाम से जानते हैं, लघु स्वर के, और एक मात्रिक स्वर वो दे देगा वहां पर, आ को रख दिया उसने, और वो इसे किस नाम से नहीं जानते हैं। अगर वो ऐसा पूछता है तो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक इनमें से कोई दे देगा द्विमात्रिक स्वर। तो मूल स्वर भी, ह्रस्व स्वर भी और लघु स्वर भी कहा जाता है, लेकिन द्विमात्रिक स्वर नहीं। इन्हें क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। तो स्वर मुख्यतः 3, मूल, दीर्घ और प्लुत स्वर, यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर कह सकते हैं हम। स्वरों के लिए कहा भी जाता है कि स्वयं राजयन्ते इति स्वरा। स्वरों के बारे में पंक्ति आती है संस्कृत में कि स्वयं राजयन्ते इति स्वरा, अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वयं अपनी क्षमता से उच्चारण किया सकें, अर्थात जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है,
उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों पर डिपेंड होते हैं। स्वर एक मात्रिक होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं, त्रिमात्रिक होते हैं। लेकिन जो अगला टॉपिक अपना है व्यंजन, इसके बाद व्यंजन हमेशा अर्धमात्रिक होते हैं। इसके लिए संस्कृत में एक श्लोक है कि ह्रस्व स्वरों एक मात्रिक और जो दीर्घ हैं वो द्विमात्रिक है, प्लुत स्वर हैं वो प्लुत स्वरों त्रिमात्रिक, च व्यंजनम अर्धमात्रिक। व्यंजन कैसे हैं, अर्धमात्रिक, अर्थात ह्रस्व स्वर हैं उनकी एक मात्रा होती है, जो दीर्घ स्वर हैं उनकी द्विमात्राएं होती हैं, जो प्लुत स्वर हैं उनकी तीन मात्राएं होती है। लेकिन जो व्यंजन है, व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, आधी होती है। व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। ये नोट कर लेना है आप लोग। आगे चलते हैं व्यंजनों पर। व्यंजनों पर चलने से पहले इन वर्णों को और देखेंगे। इन्हें हम एक नाम और देते हैं, संयुक्त स्वर। इस पर भी चर्चा हुई थी। इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है, कम से कम दो स्वर वर्णों के मेल से बने ये स्वर है, इसलिए इन्हें संयुक्त कहा जाता है। अर्थात इन्हें संयुक्त कह सकते हैं हम, तो मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि मिश्रित का अर्थ भी होता है मिला हुआ। कम से कम दो वर्णों का मेल हो तो वो मिश्रित होता है। तो दो वर्णों का मेल है यहाँ पर संयुक्त में, तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं, संयुक्त स्वर। अब आप देखना, ए ऐ ओ औ, जो ए मिलके बनता है वो आ प्लस ई से। आई बनता है वो किससे बनता है, आ प्लस ए से। वो बनता है आ प्लस ऊ से, और औ बनता है आ प्लस ऊ से। संयुक्त स्वर प्रत्येक दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। ये किन दो वर्णों के मेल से बना है, आ प्लस ई से, आय आ प्लस ए से, ओ आ प्लस ऊ से, और आओ आ प्लस ओ से। ये प्रत्येक दो वर्णों के मेल से बने हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है, या हम इन्हें मिश्रित स्वर के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये संयुक्त स्वर। अब चार संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे व्यंजनों पर आते हैं। व्यंजन में मुख्यतः जो 33 होते हैं व्यंजनों की संख्या, अगर कभी भी पूछे 33, और उसमें मुख्यतः कौन कौन से पढ़ते हैं। पहला अंतस्थ व्यंजन, अंतःस्थ, दूसरा स्पर्शी, या इन्हीं को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। और जो तीसरे हैं वो संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है, ये 25 है, ये भी 4 है। व्यंजन मुख्यतः जो 33 होते हैं वो ये होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ को अंतस्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर तथा व्यंजन दोनों के अंतः मध्य में स्थित हैं। अगर माहेश्वर सूत्रों की वीडियो आप लोगों ने ना देखी तो वहां देख लें, जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन दोनों के अंतः मध्य में स्थित हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं त्वचा के दो अवयव आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्शी या इन्हीं को 5 वर्गों में बांटे जाने के कारण हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। संघर्षी इसलिए कहा जाता है कि जो ऊष्म व्यंजन है उनके उच्चारण में जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें जो ऊष्मा के साथ घर्षण करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और ऊष्मा गर्म होकर बाहर निकलती, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और इनकी संख्या कितनी है, 4। ये 33 होते हैं। अब अंतस्थ 4 हैं, कौन कौन से। अंतस्थ, या, वा, रा, ला। ये 4 कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन। इनके लिए संस्कृत में एक सूत्र है, यणो अंतस्थ।
अर्थात यण वर्ण ही क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इन वर्णों को यण वर्ण के नाम से भी हम जानते हैं। तो जो 33 व्यंजन है, 33 में 4 कौन कौन से, या, वा, रा और ला, इन्हें क्या कहा जाता है, यणो अंतस्थः, अर्थात यण वर्ण क्या है, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे हैं वर्गीय व्यंजन, इन्हीं को एक नाम और भी देते हैं हम, स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 25। इनके लिए एक सूत्र है, कादयो मा वशाना, अर्थात कादयो लिखा है, अगर हम इसकी संधि इसे तोड़ें तो यहां से निकल के आएगा का जिसके आदि में हो, और मां कहां हो, अवसान। का जिसके आदि में हो और मां कहां हो, अवसान में। ऐसे वर्णों को हम कादयो मां वशाना है, और आगे लिख दिया जाता है स्पर्शः। स्पर्शः इसलिए कहा जाता है कि कादयो मां वसाना जो वर्ण है वो किस श्रृंखला से है, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन से। तो हमें इस सूत्र होता है कादयो मां वशाना है स्पर्शः, अर्थात का आदि में हो। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ। का जिसके आदि में हो, और अवसान, अवसान का मतलब होता है समाप्ति, या ये कह सकते हैं अंत। ऐसे वर्ण जिनके प्रारंभ में का हो और अंत में मा हो, या आदि में का हो, अवसान में मा हो, उन वर्णों को हम कादयो मां वशाना कहते हैं। कादयो मां वशाना स्पर्शः। ऐसे वर्णों को स्पर्श व्यंजन, या इन्हें वर्गों में डिवाइड किए जाने के कारण हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो का आदि में है और मां अवसान में। का, खा, गा घा, अंगा, चा छा, जा जा, इया, टा ठा, डा ढा, अड़ा, ता था, दा धा, ना, पा फा, वा भा, मा। ये इन्हें 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ये पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ये का से लेकर प्रारंभ है, यहां से प्रारंभ है, और मां पर इनका अवसान है, मां पर समाप्ति है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कादयो मां वशाना, अर्थात का जिसके आदि में हो, का जिसके प्रारंभ में हो, और मां अवसान में हो, मां जिसके अंत में हो, मां जिसके लास्ट में हो। ऐसे वर्णों को कादयो मां वसाना स्पर्शः, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है। इन्हें 5 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। पहला वर्ग का वर्ग, हम ये कहें कि पहले जो वर्ण है वो का, च, ट, त, प, एक वर्ग। दूसरा है खा, छ, ठ, त, फ। तीसरे में जब गर्दस, चौथे में जवई गर्दस, और 5वीं में एवं गर्दम। ये माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से हमने पढ़ दी है, तो आप देख लेना। इसे हम नाम देते हैं पहला वर्ग, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है। अगर हम ये कहें कि हमें संपूर्ण लाइन को, जैसे का खा घा का खा गा गा अंगा को अगर अलग अलग नहीं पढ़ना है, तो हम मात्र इनके लिए एक शब्द कह सकते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अर्थात हमने इनके पीछे वर्ग लगा दिया। वर्ग लगा दिया तो आपको जो 25 वर्णों को अलग अलग उच्चारित करना था, वो मात्र एक वर्ण में का वर्ग लगा दिया। तो क्या हो गया, का वर्ग का मतलब है क ख ग घ अंगा। चा के पीछे वर्ग लगा दिया तो चा का मतलब क्या है, यहाँ चा छा जा जा इया, ये वर्ग शब्द लग गया। तो वर्ग का मतलब होता है संपूर्ण लाइन। अब हम ये कह दे कि ये 5 वर्ग कौन कौन से, तो पहली लाइन तो ये हो गई, दूसरे ये वर्ण है, तीसरे ये हैं, चौथे ये हो, 5वें ये हैं। इन्हें 5 वर्गों में डिवाइड किया है, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और सूत्र होता है कादयो मां वशाना। जो तीसरे व्यंजन होते हैं वो होते हैं उष्ण व्यंजन। तो उन्हें उष्ण या इन्हीं का एक नाम और भी होता है संघर्षी। सा 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 हा लिखा जाता है। सूत्र होता है शल ऊष्माण।
सल प्रत्याहार के वर्ण महेश्वर सूत्रों में एक प्रत्याहार बनता है सल। 13वें और 14वें नंबर का सूत्र होता है, एक होता है सा सा और रा सा, और दूसरा होता है हल। सा के सा से प्रारंभ होकर और हल के ला तक एक प्रत्याहार बनता है सल प्रत्याहार, जिनमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। और वो 4 वर्ण ये लिखे हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। सूत्र होता है सल ऊष्माना। तो व्यंजन कितने होते हैं? 33। कौन कौन से? पहले तो होते हैं अंतस्थ, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? यणो अंतस्थः, अर्थात यण वर्ण किस नाम से जानते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और यणों को अंतस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्वर और व्यंजन दोनों के अंतः मध्य में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं, या, वा, रा और ला। दूसरे जो व्यंजन है वर्गीय व्यंजन, इन्हें कहा जाता है कादयो मां बसाना है, का से आदि हो जिसकी और मां से अवसान हो, ऐसे वर्णों को कादयो मां बसाना स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कम से कम त्वचा के 2 अवयव आपस में मेल करते हैं, आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटे जाने के कारण वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। आगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म को ही कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। ये हमने बताया भी था कि इनके उच्चारण में ऊष्मा घर्षण के साथ गर्म होकर बाहर निकलती है, इसीलिए हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? ऊष्म व्यंजन के नाम से, या इन्हीं को हम संघर्षी भी कहते हैं। संघर्षी। और सा सा हा सूत्र होता है सल ऊष्माणः। महेश्वर सूत्रों के सल प्रत्याहार में शामिल हैं कौन से वर्ण? ऊष्म व्यंजन, इसीलिए इन्हें नाम दिया जाता है सल ऊष्माणः, अर्थात सल प्रत्याहार में ऊष्म व्यंजन शामिल होते हैं, इसलिए हम सल ऊष्माणः कहते हैं। ये तो हो गए 33 व्यंजन। अब चूंकि बात आती है कि जब 4 संयुक्त स्वर हैं तो क्या इसमें 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें 4 संयुक्त व्यंजन है। और वो कौन कौन से हम लिख रहे हैं, ये साफ किया जा रहा है। आप लोगों ने जो ना लिख पाए हो वो नोट कर लेना, वीडियो रुका के नोट कर सकते हो आप लोग। चार आते हैं आपके सामने संयुक्त व्यंजन। अच्छा, जो संयुक्त व्यंजन है इनका नाम संयुक्त क्यों है ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि भी शुरू में ही बताया संयुक्त का मतलब होता है कम से कम 2 वर्णों से युक्त। कम से कम संयुक्त का मतलब है कम से कम 2 वर्णों से मिला हुआ। इसमें आते हैं 4, एक तो छा, दूसरा आता है त्रा और तीसरा ज्ञान। ये तो मुख्य रूप से सभी ने पढ़े होंगे। और एक आता है सरा, जो अपन लिखते हैं श्रीमती या श्रीमान में, ये सरा। ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त कम से कम 2 वर्णों से मिले होने के कारण इन्हें हम संयुक्त कहते हैं। अच्छा, ये किन किन 2 वर्णों से मिले हैं? अगर 2 वर्णों से मिले भी हैं तो ये कौन कौन से 2 वर्ण हैं जिनसे ये मिलकर बने हुए हैं? तो देखो, तो ये छा है, ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। वो कौन सा है? एक तो आधा का और आधे का में ये खटकोण वाला सा। तो आधे का में सा मिला है, तब जाके क्या बना? छा। अच्छा, इसे हम और भी तोड़ सकते हैं, अभी ऐसा भी कर सकते हैं। इस सा में अगर देखना, यहां लिख दें आधे का में, ये सा में जो आधा ये सा है, इस सा में हलंत लगाएंगे तो क्या निकल आएगा? आ। क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं किया जाता। आपने देखा होगा जब ये चा लिखा रहता है, ये का लिखा रहता है, अगर मां कोई भी व्यंजन वर्ण लिखा हो, इन सभी में क्या शामिल है? आ शामिल है। ये कैसे लिखते हैं? अगर ये का लिखा है, इस आधे का में जब हम आ मिलाएंगे तब जाके पूरा का बनता है, अन्यथा इसका में क्या है? ये हलंत लगा रहता है, और जब तक हलंत लगा है तब तक ये आधा है। इसी आधे का में का आना मिलाएं हम, ई को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाता है? की हो जाता है। अर्थात अर्धवर्ण में हम जिस स्वर की मात्रा ऐड कर देंगे उसी को उच्चारित किया जाएगा, वही दिखेगा। आ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसे हम एक नाम भी देते हैं, आदर्श स्वर। नाम देते हैं इसे आदर्श। आदर्श क्यों देते हैं? क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है, बाकी हर वर्ण दिखाई देते हैं। अगर हम देखो आ की, बड़े आ की ही बात करें तो आधे का में अगर बड़ा आ ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? बड़ा का। अर्थात ये भी स्पष्टता दिखाई दे रहा है इसकी मात्रा, की मात्रा। एक इसमें नहीं, हम मां में लेकर ए ऐड कर दें तो क्या हो जाता है? में हो जाता है। कोई भी स्वर किसी भी व्यंजन में ऐड करें वो दिखाई देता है। केवल एक आ को छोड़ के,
आ हम ऐड करें तो आ दिखाई नहीं देता है, केवल उसमें एक परिवर्तन होता है कि हलंत हट जाता है, तो वो सभी में हलंत हटता है। इसलिए मैंने आदर्श स्वर भी कहते हैं आपको, इसलिए कहते हैं कि ये दिखाई नहीं देता, इसलिए आदर्श स्वर के नाम से जानते हैं। तो अपन संयुक्त व्यंजनों की चर्चा कर रहे थे। संयुक्त व्यंजनों में छ छत्री किस किस से मिलकर बनती है? आधे का से और पूरे सा से। हाँ, अगर बात करें कि सा में भी आ ऐड है तो वो क्या है? आधा का, आधा सा और आ। चलिए, त्रा त्रिशूल किससे मिलकर बनता है? त्रा त्रिशूल में क्या क्या है? आधे ता में रा, और अगर इसे भी तोड़े तो आधे ता में आधा रा है और आधे रा में जाके क्या हो जाता? आ। ये क्या है? त्रा त्रिशूल हो है। यज्ञानी, इसमें भी आधे जा में या है तब जाके मिलकर बनती है, और अगर इसे भी तोड़े तो आधे जा में आधा इया, और इसमें भी क्या शामिल है? आ। और सरा में क्या है? आधे सा में पूरा रा, या ऐसे कहते हैं कि आधे सा में आधा रा और आधे रा में जाके आ मिलेगा तब जाके बनेगा। ये संयुक्त व्यंजन है। हमने अभी 4 संयुक्त स्वर पढ़े थे। ये 4 संयुक्त व्यंजन है, प्रत्येक 2 वर्णों के मेल से बने हुए हैं। इनमें कितने वर्ण शामिल हैं? 2 वर्ण कम से कम। हाँ, और बात करें तो आ भी ऐड होती है, लेकिन कम से कम जिसमें 2 वर्ण मिले हों वो संयुक्त है। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, या हम मिश्रित के नाम से भी इसे जान सकते हैं। तो छ छत्री आधे का और सा से, त्रा त्रिशूल आधे ता और रा से, या हम ये समझ सकते हैं इसमें आधे रा में आ है। यज्ञानी आधे जा और इया से, और सरा है आधे सा और रा से। अच्छा, ये आपको याद रखते हैं या नहीं? ये हो सकता है आप लोग भूल भी जाओ, लेकिन इसके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, कभी नहीं भूलोगे। ये तो मुझे पता है कि हिंदुस्तान में लोग हिंदी भूल जाते हैं, अंग्रेजी कभी नहीं भूलते। अंग्रेजी से एकमात्र ट्रिक, चूंकि हिंदी का अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं, या संस्कृत का अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं। संस्कृत से अंग्रेजी की उत्पत्ति हुई है, ना कि अंग्रेजी से संस्कृत की। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, लेकिन फिर भी एक ट्रिक फॉर्मूला प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग भूल ना सके। छ छत्री को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? छ छत्री को अंग्रेजी में कहा जाता है KSH। अगर इतना कहते हैं तो का और सा, और जो लोग इसके पीछे भी ए लगा के जानते हैं कि KSHA, तो जो ए लगाएं, के का मतलब क्या है? का, SH का मतलब सा, और ए का मतलब क्या है? आ। अर्थात छत्री जो मिलके बनती है वो किससे? आधे का से, आधे सा से, और आ से, या का से और सा से। हिंदी याद रहे ना रहे, अंग्रेजी आप नहीं भूलेंगे। अगर जब भी डाउट हो कि छत्री किससे बनती है, अंग्रेजी रिपीट कर लें कि छ छत्री को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो छ छत्री को अंग्रेजी में कहा जाता है आधा का और पूरा सा। त्रा त्रिशूल, त्रा त्रिशूल को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में से कहते हैं TR, और जो ये कहते हैं कि TRA, तो TR का मतलब क्या है? ता और रा। अगर ए लगा के जानते हो आप तो टी का मतलब है ता, आर का मतलब है रा, और ए का मतलब क्या है? आ। हम ये कह सकते हैं कि त्रा त्रिशूल किससे बनता है? TRA से या TR से। तो जो ए लगाते हैं वो ये समझ ले कि आधे ता में आधे जा में आ ऐड है। तो ये कहते हैं कि नहीं, ये नहीं मानते हम, होता है नहीं है, आधे ता में रा है। चूंकि हिंदी का या संस्कृत का अंग्रेजी से कोई ताल्लुकात नहीं। हम पहले बता रहे हैं अंग्रेजी से संस्कृत की उत्पत्ति हुई है, ये केवल हम आपको समझा रहे हैं, केवल ट्रिक है। वैज्ञानिक का ऐसा कोई रूल नहीं। लेकिन हम अगर सरा की बात करें तो ये भी अंग्रेजी में लिखा जाता है SHR, या जब श्री लिखते हैं तो SHREE ऐसा लिखते हैं, तो ऐसा लिखा मिलता है SHREE, या कई जगह ऐसा भी मिल जाता है SHRI श्री, जो आप बेटर समझे। लेकिन फिलहाल यहां देखेंगे तो SHR, और अगर आप ऐसा लिखते हैं सरा में कि SHRA, तो SH का मतलब सा है, R का मतलब क्या है? रा, और A का मतलब क्या है? आ। तब जाके मिलके बना है सरा। ये 4 क्या थे आपके संयुक्त व्यंजन, प्रत्येक 2 वर्णों के मेल से बने हैं। छ, प्रा, ज्ञा और सरा, ये प्रत्येक कम से कम 2 वर्णों के मेल से बने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। संयुक्त, इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? मिश्रित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ये 33 व्यंजन में शामिल नहीं किए गए हैं, ना ही इनका कहीं महेश्वर सूत्रों में योगदान है। ठीक,
अच्छा, अब बात आती है, ये तो अंग्रेजी में बता दी, लेकिन वास्तविकता में ये ज्ञानी कैसे बनता है, ये ज्ञानी बनता कैसे है, आखिर ये आधा जामे इया। अच्छा, ये वास्तविक रीजन देखना, जो ज्ञानी है हम लोगों ने क्या है बदलाव कर लिया है। ये वास्तविकता में कैसे बनता है, जो जा है वो पहले शुद्ध जा ऐसे बनता था, ऐसे कुछ ये लिखा जाता था शुद्ध जा। आजकल तो हम भी ऐसे बनाते हैं, अगर ये लिखा है तो अंग्रेजी की जी है, और अगर ऐसे लिख दें तो क्या है हिंदी का जा, पता ही नहीं चलता हिंदी है कि अंग्रेजी। लेकिन जो पहले जा लिखा जाता था वो वास्तविकता में क्या है ऐसे। और जो ये इया वाला भाग है इतना, ये इया है, इसका जो इतना भाग है ये हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये ऐसा करके हमने लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये पहले ज्ञानी बन जाती थी। जो पहले की शुद्ध ज्ञानी है ये बनाई जाती है। हम लोगों ने इसे घसीट घसीट के अपने हिसाब से लिख लिया है। वास्तविकता में आप देखेंगे एक शब्द में कई शब्द ऐसे हैं, देखे होंगे। पहले हम ए ऐसे लिखते थे, कंडीशन क्या था, धीरे धीरे ये लिखने लगे। तो ज्ञानी जो पहले बनती थी वो ऐसे बनती थी। अब तो चूंकि ऐसा है कि ई बनाई और उसमें डंडा लगा दिया, ये क्या बन गई है, ज्ञानी बन गई है। तो ये थी संयुक्त व्यंजन। कैसे बनी ज्ञानी, आधे जा में, और ये इया का इतना भाग यहां रख दिया हमने, तो ये क्या बन गई ज्ञानी। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। हमने जो वर्णमाला में पढ़ा वो कौन क्या किया, पहले चीज तो स्वर और व्यंजन। स्वर भी इसमें भी हमने 3 स्वर पढ़े, कौन कौन से, एक चलिए विस्तृत ये साफ कर दें, आप लोग नोट कर लेना। हमने पढ़ा है स्वर, और स्वरों में अभी क्या पढ़े हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन से, एक तो ह्रस्व स्वर, इन्हीं को हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं, इन्हीं को एक मात्रिक, और इन्हीं को लघु स्वर। दूसरे हमने पढ़े हैं दीर्घ स्वर, इन्हीं को हम गुरु के नाम से जानते हैं, और या इन्हीं को द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। और तीसरा है प्लुत स्वर, इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। अब जो अगला पढ़ा हमने व्यंजन, व्यंजन में जो व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। जो स्वर है वो मुख्यतः 9 है, अगर पूछा जाए 9, लेकिन अगर 9 ऑप्शन में ना हो तो हम कितनी बता देंगे, 13। 4 ऐड किए गए हैं, वो भी हमने बताया था। अब व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। इन 33 में जो है उसके भी 3 पार्ट हैं। पहला है अंतःस्थ, इनकी संख्या कितनी है, 4। दूसरे हैं उस वर्गीय, या इन्हीं का एक नाम और है स्पर्शी, इनकी संख्या 35 है। और तीसरे हैं उष्ण, जिनकी संख्या कितनी है, 4। इन्हें कहा जाता है यणोवंतस्था, इन्हें कादयो मावश्याना, और ये क्या कहलाते हैं, शल ऊष मारा। इनकी संख्या, एक हमने व्यंजन का भी चौथा पार्ट भी पढ़ा, जिसे हम एक और नाम देते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या कितनी है, 4। छात्र, आज्ञा और शिरा, ये 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो स्वर, ह्रस्व, मूल, एक मात्रिक, लघु। दूसरा दीर्घ, इन्हीं को गुरु, इन्हीं को द्विमात्रिक कहा जाता है। तीसरा प्लुत, इसको त्रिमात्रिक। व्यंजनों की संख्या 33 है, लेकिन उसमें संयुक्त व्यंजन को ऐड नहीं किया गया है। उसमें अंतस्थ 4 है, वर्गीय व्यंजन 25, ऊष्म 4, और 4 हमारे पास क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो ये स्वर वाला पोर्शन कंप्लीट। अच्छा, स्वरों को संस्कृत में क्या नाम देते हैं हम, अच। व्यंजनों को क्या नाम देते हैं, हल। स्वरों को अच कहा जाता है और व्यंजनों को हल कहा जाता है। जो भी समझ में ना आए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको कहाँ क्या समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई